शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। मैं आपको आपकी तवज्जो अपने केस जो कि 2015 में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया था, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी की कितनी बदनसीबी है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनाते वक्त यानी जो 4 वोट थे वो डिसीजन वोट थे, यानी जो करारदाद लाहौर मंजूर हुई। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि उसके बाद माइनॉरिटी के जो हकूक थे उस पर खासबाना कब्जा किया गया। और पहली बात तो यह कि 1935 के एक्ट के बाद 1956 का जो आइन मिला उसे यानी आके मार्शल लॉ ने ख़त्म किया और उस वक़्त के यानी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने ख़त्म किया। फिर उसके उस यानी 56 के आइन में माइनॉरिटी का कोई नुमाइंदा नहीं था जिससे माइनॉरिटी की राय होती, नुमाइंदे से मतलब है कि राय शामिल नहीं थी। उसके बाद 62 के आइन में भी, हालांकि उस वक़्त 56 का जब आइन बना था उसमें उस वक़्त के यानी सारे मौजूद थे, बड़े जो रानमा थे वो बड़े रानमा मौजूद थे, जिसमें दीवान बहादुर सिंह भी मौजूद था, अपना यानी जोगिंदर लाल मंडल जो थे मिनिस्टर बने थे वो भी मौजूद थे। तो यानी यानी मेरा सारे तकरीबन उस वक्त ये यानी शुरू की बात है। तो लेकिन जो 62 का आइन बना वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया, उसमें कोई माइनॉरिटी की 1973 के आइन में बदनसीबी ये कि जिसे मुत्तफिका आइन कहा जाता है उसमें भी माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं थी। और माइनॉरिटी के लिए बाद में यानी आठवीं तरमीम के बाद भुट्टो साहब ने माइनॉरिटी के लिए एक ये फैसला किया कि MNA जो हैं वो MNO को वोट दे के यानी यानी वो मुंतखब करेंगे। तो ये भी माइनॉरिटी को ये बात बिल्कुल किसी कीमत पर कि MNA वोट कास्ट करेंगे तो वो माइनॉरिटी का नुमाइंदा होगा। इसी तरह सूबाई असेंबलियों में भी इसी तरीके से, लेकिन वो भी उसमें कुछ लोग यानी आए, लेकिन वो भी यानी मतलब है कि 1973 के आइन पर भी लोगों ने मुत्तफिक जो माइनॉरिटी के लोग थे वो आखिरकार उन लोगों ने जुदा गाना का जो डिमांड की हुई थी उसमें आज़ाद मसीह लीग और दूसरी जमातें जो थी सब ने यानी आज़ाद मसीह लीग का जोशुआ फजल दीन था। इस तरह उन्होंने यानी सब ने जुदा गाना इसीलिए मांगा कि माइनॉरिटी की कोई नुमाइंदगी का कोई तरीकाकार दुरुस्त नहीं किया गया। तो जब कौमों के अंदर यानी इस किस्म की पैदा हो जाए बेचैनी तो फिर डेफिनेट एक जुदा गाना जो मांगने वाले, जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उस वक्त सबसे पहले जुदा गाना मांगा गया था, जुदा गाना के बाद जुदा गाना मुल्क फिर बाद में मांगा गया। तो लिहाजा ये जो यानी ऐसा पैदा हो रही थी, लेकिन बदनसीबी से मखलूत के हामी कोई लोग नहीं थे। हमारी कुछ तरक्की पसंद लोग मौजूद थे जो कि मतलब है कि यानी सोशलिज्म की तरफ यानी बड़े यानी मीटिंगें वगैरह में शामिल रहते थे, लेकिन उनको उनको उनके लिए भी यानी ये कि वो यानी मखलूत इंतखाब के हामी ज़रूर थे, लेकिन अपनी सीटों पर वो बजरिया सिलेक्शन में जाना पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो खुद पब्लिकली इलेक्शन लड़ने के यानी वो ताकत नहीं रखते थे। लेकिन बहरहाल खुदा का शुक्र है कि ये बात मैंने उस वक़्त गौर किया जब मैंने कहा कि ये फैसला जुदा गाना और मखलूत का फैसला जो है मुझे इस पर खुद स्टैंड लेना चाहिए। लिहाजा मैंने यही फैसला किया कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो हो चुके थे कर्नीलिया साहब, वो फ्लैटी होटल में थे, मैं और मेरी मिसेस और मेरा बच्चा डेविड, वो हम तीनों गए। और ये दिसंबर का महीना था, क्रिसमस का दिन था, तो हम उन्हें मिलने के लिए गए और उनसे ये कहा कि हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जुदा गाना और मखलूत जो है इस पर ज़रा वजाहत करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप कभी भी जुदा गाना की हमायत ना करना, क्योंकि ये 100 मुँह वाला सांप है। बस मैंने उस वक़्त से ये बात अपने ज़हन में रख ली और उस पर मैंने मखलूत पर यानी लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक ने अपना जो इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने
یعنی ایک کام کیا کہ انہوں نے مسیحیوں کو جدا گانا انتخاب دے دیا، اور یہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو مذہبی پارٹی تھے وہ بھی اس میں خوش ہو گئی کہ جدا گانا سے یہ ہوگا کہ مسیحیوں کے ووٹ جو ہیں وہ لبرل پارٹیوں کو نہیں ملیں گے، لہٰذا وہ بصر اقتدار آ جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ لیکن بہرحال جدا گانا، اب اس کے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ہمیں جدا گانا لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے۔ تو لیکن جو ہمارے مخلوط کے جو تھوڑے بہت ذہن رکھتے تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ لڑتے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں انتخاب لڑوں گا۔ لہٰذا میں نے انتخاب پورے ملک سے لڑنے کا جب فیصلہ کیا، حالانکہ پہلے جو 85 کا انتخاب تھا وہ غیر جماعتی تھا، غیر یعنی اس میں پارٹیوں نے بائی کاٹ کیا تھا، تو میں بھی اس وقت بائی کاٹ کیا ہوا تھا، لیکن ورکروں نے کہا کہ کیونکہ آپ 2 دفعہ لاہور سے کونسلر منتخب ہوئے ہیں، آپ کا گروپ بن گیا ہے بڑا سا، یعنی تو اگر آپ نہیں الیکشن کھڑے ہوں گے تو جو ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں اپنی مسز میری جے سالک کو آپ یعنی انہیں حصہ لینے دیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری مسز جو ہے میری وہ اگر جیت بھی جاتی ہے تو وہ حلف نہیں اٹھائے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ منظور ہے۔ لہٰذا ہم نے الیکشن یعنی لڑنے کے لیے مسز کو کاغذات وغیرہ یعنی جمع کرے، کلیئر ہوئے، اور اس وقت 30 کینڈیڈیٹ تھے۔ 30 کینڈیڈیٹوں میں یعنی میری مسز جو ہے وہ 6 نمبر پر آئی، 4 سیٹیں تھی، 4 سیٹوں میں یعنی اپنا جو یعنی ناصر محمود کھوکھر صاحب جیتے، امان ظفر جیتا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کیپٹن ثناء اللہ یا مطلب کرنل ہربرٹ جیتا، میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کر کے انتخاب ہوئے۔ لیکن ایچ ایل اعجاز جو مسیح لیگ کا تھا وہ 5ویں نمبر پر آیا، اور وہ یعنی مسز میری 6 نمبر پائے، اور ہم نے پورے پاکستان میں کمپین کی، یعنی تو ہم یعنی حالانکہ یعنی ہم یہ مارشل لا کے دور میں یہ کہتے تھے کہ اگر انتخاب جیت گئی تو حلف نہیں اٹھائیں گے، لہذا مارشل لا نے انہیں کیوں جیتنے دینا تھا۔ لیکن چلیں 6 نمبر پر آ گئی، لیکن ایچ ایل یاد کے تھوڑے سے ووٹ جو تھے وہ زیادہ تھے، وہ 5ویں پہ ہو گئی۔ لیکن جس وقت انہوں نے خبر سنی، کیونکہ وہ پیسہ بہت خرچ چکے تھے، وہ اسی دن یعنی وہ اپنا یعنی خدا کو پیارے ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو بہرحال ہم 6 نمبر پر تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی کمپین جب یعنی اس میں ہم یہ رہا کہ کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بائی کاٹ کیا تھا، لہٰذا ہم نے کہا کہ مطلب اگر مسیحیوں کے بھی تمام لیڈر انتخاب لڑ رہے تھے، تمام 30 لوگ یعنی انتخاب لڑ رہے تھے، لیکن میں نے جب بائی کاٹ کیا تو پھر اس کے بعد جماعتی انتخاب ہوا، 85 کا انتخاب۔ 85 کے انتخاب میں خدا کا شکر ہے کہ میں مارشل لا والے مجھے نہیں پسند کرتے تھے، لیکن مارشل لا کی کیونکہ باقیات ساری وہاں موجود تھی، گو تیارہ جو تھا وہ پھٹ چکا تھا ضیاء الحق کا، لیکن اس کے باوجود اس کے سارے بیوروکریٹس جو تھے اسی کی باقیات تھے، یعنی وہ جو مطلب اس وقت یعنی اپنا غلام اسحاق خان جو تھے انہوں نے مطلب ایک ایز اے پریزیڈنٹ وہ آ چکے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال 85 کے انتخاب میں ہم یعنی پورے ملک سے جیت گئے، لیکن دھاندلی کر کے انہوں نے ہمیں ہرا دیا۔ لیکن ہم نے ان کو یعنی ووٹ پکڑ کے دیے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، یہ یعنی یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، جسٹس نصرت کہہ رہا ہے، یہ جج صاحب تھے اس وقت۔ تو بہرحال آپ ذرا ان کے رویوں کو دیکھیں، وہ کہہ لگے جی نوٹیفکیشن ہو گیا ہے، اب آپ کو ٹریبونل میں جانا پڑے گا۔ ہم 19 ماہ ٹریبونل میں گئے، یعنی پورے ملک سے جیتے ہوئے 19 ماہ ٹریبونل میں جانے کے بعد آخری دن تھا، اور ہم نے یعنی 25 جون تھا، آخری اجلاس ہو رہا تھا یعنی اپنا پارلیمنٹ میں، ہم نے جا کے وہاں حلف اٹھایا، حلف اٹھا کے آدھا گھنٹہ اسمبلی میں رہا، آدھے گھنٹے کے بعد اسمبلی ٹوٹ گئی، یعنی ٹوٹنے سے مراد ہے کہ یعنی ختم ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی 7 اگست کو ہوگی، 5 اگست کو اسمبلی ویسے ہی پوری ڈیزالو ہوگی، اور ہم 1 ماہ 13 دن باہر ایم این اے رہے اور آدھا گھنٹہ اسمبلی میں رہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوا، ہم پھر بھاری اکثری سے پورے پاکستان سے جیت کے آگے، بلکہ ریکارڈ توڑ ووٹ آئے، اس وقت وہ ہرانے کی پوزیشن بھی نہ کر سکے۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس انتخاب میں
जीतने के बाद असेंबली में बड़ा रोया कि जनाब हमारे माइनॉरिटी के हकूक दिए जाए, जिस पर मैंने आखिर देखा कि ये सारे जो है ये दलदल है, ये सारे मिले हुए हैं, बल्कि जो हमारे तीन जो थे MNA यानी वो उनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे और अपने हकूक की माइनॉरिटी के हकूक की आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे थे बल्कि यस मैन का तस्वर। यानी तो मैंने फिर आखिर सोचा कि मैं इस दलदल में नहीं रहूँगा। मैंने आखिरकार यानी अपनी जूतियाँ उतार के असेंबली का रिज़ाइन करके मैंने कहा कि मैं ये नंगे पांव फिर असेंबली में गया, न असेंबली से गया। बहर इस तरीके से करते कराते यानी फिर मतलब है कि खुदा का शुक्र है फिर इंतखाब हुए, 92 के इंतखाब हुए, फिर मैं भारी अक्सरियत से जीत के 93 में फिर मैं आया असेंबली में, जहाँ पर जूतियाँ छड़कर आया था। वहीं पर जनाब स्पीकर गौर अयूब 121 नंबर सीट पर उनके कुदरती तौर पर उन्होंने खुद ही सेटल किया था अल्फा बेटा से, वो उसी सीट पर बैठे और मैंने ये तकरीर असेंबली में की थी कि जनाब स्पीकर जहां मैं बैठा करता था, जहां मैं जूतियां छोड़कर गया था, वहीं जनाब स्पीकर गौर ये करिश्मा कुदरत देखिए। बहरहाल अब ये है कि उसके बाद असेंबली जो है 96 में टूट गई, लेकिन उसके बाद यानी वो 96 के मैंने अपनी यानी मैं मिनिस्टर रहा 3 साल। मुझे यानी मैंने यहाँ तक कि जब मैं 93 का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर साहबा लड़ने से पहले कहने लगी कि आप हमारी सीट पर आ जाए। मैंने कहा मोहतरमा मुझे अपनी कौम के सर पर लड़ना है। कहने लगी आप हार जाएंगे यानी, लेकिन मैंने कहा जी बीबी अगर आप मुझे हराएंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन 12 पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका नाम था जोसेफ फ्रांसिस, उसके 7,000 वोट थे टोटल पूरे मुल्क से। पीपल्स पार्टी पूरी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की ने यानी अपना उसके साथ क्लेम की कंपेन की और मैं अपना जो 85,600 वोट लेकर यानी अब बगैर यानी पूरे मुल्क से टॉप किया, सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया और वफाक से टॉप किया। खुदा का शुक्र है। और फिर मैंने कहा कि अब जरूरत थी सबको यानी वजीर आजम जो दो खड़े थे बेनजीर साहब और यानी नवाज शरीफ साहब, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे वोट दूंगा जो मेरे घर चल कर आएगा। मेरा इरादा ये था कि घर चलने से मुराद ये है कि जो भी हमारे घर चल के आएगा उससे कौम की इज्जत में इजाफा होगा, क्योंकि यानी हम खुद यानी सरमाएदारों, सन्नतकारों, जगीरदारों, वडेरों को यानी कौम का किरदार यानी साबित करना था कि हम भी कोई यानी यानी अपना यानी ये नहीं कि हम यानी मतलब है कि हम भी कुछ यानी यहाँ पर अहमियत रखते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी। तो लिहाजा खुदा का शुक्र है यानी इस पर हमारे पास शहबाज शरीफ आए, लेकिन अंदर जो आया था वो सहेल ज़िया भट्ट आया था। आपको पता है सहेल ज़िया भट्ट के पास यानी क्लाशनकोव वगैरह होती हैं। वो अंदर आया, कहने लगा सालक भाई यानी शहबाज शरीफ बाहर है तो आप हमें हमसे कमिटमेंट करें। मैंने कहा जी मैंने अखबार में बयान दिया कि जो कोई हमारे यानी मतलब है कि पहले चल के आएगा तो हम उसे वोट देंगे। तो ये मेरी ज़मीर की आवाज़ है, जो भी आप आएगा जो आएगा मैं उसको वोट दूंगा। कमिटमेंट कोई चीज़ नहीं होती। आपने बड़ी कमिटमेंट की ओथ उठाए, लेकिन क्या उस पर कोई कामयाब रहे हैं? लिहाजा मैं ज़मीर की आवाज़ पर हम कामयाब रह सकते हैं। बार कहने लगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं। वो चले गया। फिर मोहतरमा का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ। मैंने कहा जी जो आएगा मुझे तो। कहने लगी मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी को और जंगीर बदर को भेजा है, वो आपके घर पर यानी उस वक्त तक रहेंगे जब तक मैं नहीं आऊँगी। तो वाकई ही यानी वो 4.5 घंटे यूसुफ रज़ा गिलानी मेरे घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहे। जंगीर बदर भी था। मैंने कहा अंदर आ जाओ। कहने लगा सालक भाई तू तो बेनज़ीर को वोट देना है, हमारे कहने पर नहीं वोट दे रहा, मैं लाहौर का सदर हाँ। मैंने कहा जी यहाँ सदरी की बात नहीं है। वो कहने लगे जी साथ हम जो खड़े हैं ये मतलब है कि स्पीकर है। मैंने कहा बात स्पीकर की नहीं, मुझे अपनी कौम के किरदार और अपना कद को बढ़ाना है, यही मेरे पास एक तरीका है। लिहाजा क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मार्शल लॉ में 7 दफ़ा जेल काटी, 2 दफ़ा लाहौर से कौंसलर बन के जेलें काटी। लिहाजा मुझे अपनी कौम के कद को यानी अपना जो है यानी कद और किरदार को बढ़ाना है। लिहाजा मोहतरमा आई और मोहतरमा ने कहा कि मैं सालिक भाई मैं आपके पास इसलिए आई, मैं आज मैं नहीं तकरीर करूंगी, आप करेंगे कि आप तकरीर के बलबूते पर अपने इतने वोट लिए, जबकि हमारी सारी पीपल्स पार्टी ने जोर लगाया और जोसेफ फ्रांसिस को 7,000 वोट मिले। मैंने कहा जी क्योंकि मैं अपने कॉज के साथ सिंसियर और कौम मेरे साथ सिंसियर है। बाहर खुदा का शुक्र है। बाहर उसके बाद मैं यानी
वोट दिया उन्हें। अचानक एक दिन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलने आए। मैं गया तो मुझे कहने लगी, सालिक साहब आपको मैं एक अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ, तो आप मेहरबानी करके अपने सेक्रेटरी से बना के रखना। खैर मुझे समझ ना आई, बार वो एक लंबी स्टोरी है। बार हुआ ये कि यानी मैं वजीर बन गया पॉपुलेशन वेलफेयर का, फेडरल मिनिस्टर बन गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला और आखिरी इलेक्टेड मिनिस्टर था जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर का यानी माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर बनते रहे हैं। यानी वो भी यानी मतलब यानी अपना स्टेट मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान का फुल फ्लेज मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर जे सालक के बनने के बाद। और मैंने उस वक़्त मैंने अपने बड़े रवैये तब्दील करने की कोशिश की, प्रोटोकॉल को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपनी दौरान वजारत मैंने अपने यानी गोश्त खाना जो है वो मतलब बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मैंने खाकी लिबास पहन लिया कि अब मैं लेबर कर रहा हूँ। अपने गनमैन को कलर का दर्जा दे दिया, अपने चपड़ासी को नायब कासिद कहते थे, यानी चपड़ासी कहते थे, मैंने उसको साहब का दर्जा दे दिया। अपने सेक्रेटरियों को कहा, खुद भी कहा कि कोई दरवाज़ा बंद करके अपना कमरे में यानी मीटिंग नहीं करे, बल्कि शीशे के या दरवाजे लगाएं या ओपन करें। इस तरह करके मैं जब यानी हाज़िरी लगवाने के लिए मैंने ये किया कि 9 बजे अपनी यानी वहाँ पर तलावत करवानी शुरू की, ताकि जो है ना हाज़िरी टाइम पर लगे, सेक्रेटरी भी उसी टाइम पर आए, चपरासी भी उसी टाइम, यानी कि जिसे नायब कासिद हम कहते हैं, हमने सिर्फ साहब का दर्जा दिया था ताकि हाज़िरी सबकी बराबर लगे, ताकि पता लगे, क्योंकि अक्सर सेक्रेटरी जो है बहुत बहुत लेट आते थे। तो लिहाजा ये बेस्ट समझा कि यही एक बेस्ट बेहतरीन तरीका है। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यानी पॉपुलेशन वेलफेयर पर मैंने बड़ा यानी काम किया। और क्योंकि इसमें हल्का मेरा पूरा पाकिस्तान था, मुझे बलूचिस्तान जाते हुए भी खुशी होती थी। मुझे यानी अपना यानी उस वक्त सरहद होता था KPT, मैं वहाँ जाने में भी फ़ख्र होता था, पंजाब जाऊँ सिंध जाऊँ। लिहाजा मैंने अपना पूरा लगन से काम किया और मुझे बेस्ट मिनिस्टर का खिताब मिला, मोस्ट डायनामिक का खिताब मिला, बेस्ट मिनिस्टरों में से बेस्ट मिनिस्टर का खिताब दिया, यहाँ तक नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हुआ। खुदा का शुक्र है कि मैं बड़ा यानी अपनी तरफ से कामयाब यानी कि अपना गया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपना अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से किया। लेकिन उसके बाद यानी असेंबली टूट गई, और मैंने अपनी जो असेंबली जो टूटी, और मैं उस वक़्त मैंने वहाँ पर अपने यानी मैंने ये फैसला किया कि मैंने अगर 3 साल मैंने खिदमत की है तो मैं अपनी खुशी से वापस जाऊंगा घर, क्योंकि जितना मैंने काम किया मैं प्राउड हूँ, खुश हूँ। लिहाजा मैंने 2 बैंड बाजे लाए, 2 मंगवाए, अपना एचकन सिलाई, और मैंने कहा कि मैं अपनी सिरिंज जो है खून की दे के ज़मीन को यानी अहद करूँगा, तजदीद अहद करूँगा, क्योंकि हमने लाखों शहादतें देकर पाकिस्तान बनाया। लिहाजा अपनी फिर तजदीद अहद करके अपनी ज़मीन को, धरती को अपने खून दूंगा, ताकि मैं अहद करूँगा कि मैं वज़ीर रहूँ या ना रहूँ, मैं खिदमत करता रहूँगा। लिहाजा ये सारा यानी बैंड बाजे वहाँ बजे, सारा कुछ ये यानी वो आप देखेंगे, इसमें वीडियो भी यानी देख सकेंगे। भारत खुदा का शुक्र है कि वो असेंबली टूटने के बाद फिर उसके बाद मैं ऊँटों पर, मैंने कहा कि यानी मैं ऊँटों पर जाऊंगा, जिस पर मैंने यानी कोठी खाली नहीं कर रहा था, जिस पर मलिक मराज खालिद को पता चला कि ये कोठी खाली नहीं कर रहा, मुझे कहने लगा कि सालिक साहब मैं आपके घर आ रहा हूँ इन मिनिस्टर कॉलोनी में। तो आके कहने लगा कि आप ऐसे करें कि आप नहीं जाना चाहते तो आप यही वजारत आपको हलफ उठा लें। मैंने कहा कि जी मैं इतना कमीना नहीं जितना आप समझते, बारह हूँ ज़रूर लेकिन इतना नहीं। बारह उन्होंने कहा कि बलिया, मैंने कहा जी मैंने इंतखाब लड़ना। कहने लगे बलिया इंतखाब तो हमने कराना है। तो बार वो इंतखाब यानी जिस तरह के हुए वो आपके सामने है। वो इंतखाब फ्रॉड, टोटल फ्रॉड था। मलिक मराज खालिद वाला इंतखाब फारूक लगारी के थ्रू जो था वो तमाम फ्रॉड था, लेकिन वो फ्रॉड अच्छा यानी जल्दी टूट गया और नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी गई। और उसके बाद मुशर्रफ आ गया, और मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें ये किया कि जो हम जुदागाना इंतखाब को ख़त्म करके यानी मखलूत कर दिया कि क्रिश्चियन जो है वोट ले भी सकते, दे सकते, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो यानी जो माइनॉरिटी की रिज़र्व सीटें थी वो सिलेक्शन में कर दी। अब सिलेक्शन में ये है कि मसीहों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। लिहाजा मैंने उस वक्त ये चैलेंज किया कि मैं अपना जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया
اور میں اس وقت جو جسٹس شیخ ریاض تھے، میں نے ان کو یعنی کیس دائر کرنے کے بعد، حالانکہ میرے بیٹے کے کاغذ جو تھے وہ کلیئر ہو چکے تھے، مجھے مطلب ہے کہ ساری پارٹیاں کہہ رہی تھی، خاص طور پر میرے گھر پر مولانا فضل الرحمان، قاضی حسین احمد صاحب تو آئے تھے، اس میں لیاقت بلوچ صاحب نے آگے کہا کہ سالک اپنے بیٹے ڈیوڈ سالک کو ہمیں دے دو، ہم اس کا یعنی میں نے کہا جی نہیں، ہم ایسا سلیکشن میں یہ یعنی مسیح قوم کے ساتھ غداری ہوگی کہ ہم سلیکشن میں جائیں تو مسیح قوم کے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، 5 گھنٹے رہ گئے، کوئی طریقہ شارٹ کریں کیونکہ ہم نے 5 گھنٹے میں لسٹ کرنی ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کون کون سے لوگوں کے نام آئے؟ انہوں نے کہا 22 لوگ ہیں، اس میں سے آسیہ کا نام آیا، مشتاقہ آیا۔ میں نے ایگری کیا کہ ان کو رکھ لے، کو بلوچستان کی نمائندگی مل جائے گی اور دوسرے کو پشاور کی، پر انہوں نے وہ ان کے نام رکھ لیے۔ لیکن میں اپنا سپریم کورٹ میں گیا ہوا تھا، آخر کار سپریم کورٹ نے یعنی وہ ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کے بعد کی دے دی۔ میں نے انہیں کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب مجھے آپ کیس واپس کر دیں، کیونکہ مجھے امید نہیں کہ آپ سے کوئی انصاف ملے گا، کیونکہ آپ نے انتخاب کے بعد کی ڈیٹ رکھ دی ہے۔ لہٰذا وہ میں نے کیس لینے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اسلامی شریعتی کورٹ میں جاؤں۔ میں اسلامی شریعتی کورٹ میں گیا تو میں نے کہا کہ یہاں مجھے انصاف جلدی ملے گا غیر مسلم کو۔ میں جب گیا تو 4 سال یعنی انہوں نے فل بینچ وغیرہ بنایا، لیکن فل بینچ میں ایک جج صاحب نہ آئے، وہ دوبارہ اجلاس ہو ہی نہ سکا، یہ فل بینچ فیصلہ جو تھا وہ مطلب کہ ہیرنگ ہی نہ ہوئی۔ آخر کار میں نے 4 سال کے بعد کہا جی مجھے آپ مہربانی کرے میری درخواست واپس کر دیں۔ کہنے لگے آپ لکھ کر دیں کہ یعنی آپ کو ہم سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ ان کا خیال تھا نہیں لکھے گا، میں نے لکھ کر دیا۔ انہوں نے 1 سال کے بعد درخواست واپس کی۔ پھر اس کے بعد یعنی چودھری افتخار کا یعنی دور آ گیا، یعنی اس وقت وہ ان کے مطلب ہے کہ ان کو یعنی ریسٹ کر لیا گیا، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ چودھری افتخار کو یعنی بحال کرائیں گے تو پھر ہمیں انصاف ملے گا۔ بہرحال ہم نے اس کے لیے موومنٹیں کی، 5-5 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد سے وہاں پر لے کر جاتے رہے، بلکہ بہت سارے ٹی وی جو اس وقت یعنی کہتے ہوتے تھے کہ سب سے زیادہ مائنارٹی کی گیدرنگ ہے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ وہ بحال ہو گئے۔ یعنی بحال ہونے سے پہلے چیف جسٹس صاحب جب یعنی ان کے 2 دن یعنی ملاقات نہ ہونی تو چیف جسٹس افتخار صاحب کہنے تھے سالک یار تو کتنے چلے گیا سا، یعنی اتنے مطلب ان سے منسلک ہو گئے تھے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے وہ بحال ہوئے، لیکن وہ انہوں نے جو یعنی ہمارا کیس تھا، انہوں نے یعنی ہم نے 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا تھا، تو بہرحال انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ یعنی میں سنوں گا، لیکن وہ سنا نہیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ وہ پڑا ہوا تھا، پینڈنگ پڑے ہوئے تھے 18ویں ترمیم کو، یعنی وہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے کیس۔ تو اس کے بعد یعنی مطلب ہے کہ وہ چلے گئے، اس کی جگہ چیف جسٹس صاحب آئے اور ہم نے پھر وہی اپنا کیس دائر کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارا کیس جو ہے وہ 26 درخواستیں جو تھی جنہوں نے یعنی وہ یعنی چیلنج کیا تھا 18ویں ترمیم کو، یعنی اس میں 26 درخواستیں تھیں، جس میں میری بھی ایک وہ درخواست تھی جس میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ جو طریقہ انتخاب ہے اس میں بھی 226 آرٹیکل کی وائلیشن ہے، لہذا انتخاب کے ذریعے جو ہے، کیونکہ 226 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کوئی بیلٹ پیپر کے بغیر سیکرٹ اسمبلی میں کوئی نمائندہ نہیں آ سکتا، حالانکہ 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اسمبلی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ججوں نے بھی اس وقت یعنی وہ اپنا یعنی مطلب ہے کہ فیصلہ دے دیا، لیکن امپلیمنٹیشن کرنے کی بجائے بلکہ ان کو نگران وزیر اعظم جو بنے تھے چیف جسٹس یعنی ناصر صاحب جو بنے تھے، یعنی وہ انہوں نے مطلب انتخاب بھی کرایا، یعنی اپنے فیصلے کو خود وائلیشن کی۔ ہم نے اس وقت بڑا شور ڈالا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، یا ریزائن کرو یا وائلیشن کرو، تو وائلیشن کر کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن بہرحال یعنی مائنارٹی کا جو کیس ہے وہ کیس آپ کے سامنے ہے، اور یہ جج صاحبان جو ہے 17 ججوں نے فل فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ مائنارٹی کا طریقہ انتخاب جو ہے یہ غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے، اس سے مائنارٹی جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ جو ہے 5 اگست 2015 کو ہوا، جس میں آرمی کے کوٹ اور جے سالک کی پٹیشن، یہ 902 صفحات پر فیصلہ تھا۔ اب امپلیمنٹ کروانے کا وقت آ گیا، حالانکہ سپریم کورٹ میں اردو پر بھی یعنی اپنا ہوئی ہے 8 ستمبر کو جو ہوا، اس کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں، 5 اگست کا ہوا ہے،
हमारा फैसला आप इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? ये ताकत के बलबूते कर पाएंगे या जेल भरो मूवमेंट के जरिए करेंगे या खुद हो यानी होशो हवास हुकूमतों को दिलवाएंगे? हम आखिरी जंग उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हकूक हमें ले दे है। ये हमारे हकूक है और इसकी दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमारे हकूक नहीं छीन सकती। यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने कहा था कि अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस समानत है, बराबर के शहरी है। इसलिए हम कहते हैं हमें बराबर के शहरी समझो, इंसान को इंसान समझो। यानी अगर तुम कहते हो कि वोट का हक दो और वो वोट का इज्जत दो, हमें भी वोट का हक दो और हमें यानी हमारे नुमाइंदे यानी इज्जत से यानी चुनकर आए ताकि हमारी नुमाइंदगी। अगर हमने ये ख़त्म करना तो फिर अपना जो यानी जो इंतखाब है अपना यानी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो फ्रॉड हम पर लगाया वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूरे मुल्क पर लगाओ और पूरी पार्टियां जो पूरे मुल्क से वोट लें। और यानी मतलब उसमें बेशक हम भी अपनी छोटी पार्टियां बना के पूरे मुल्क से वोट लेंगे, उसके मुताबिक जितनी हमें सीटें मिलेंगी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया है, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, यही पाकिस्तान की सालमियत के लिए होगा, यही पाकिस्तान की बका के लिए होगा, यही पाकिस्तान की शान के लिए होगा, यही पाकिस्तान की आन के लिए होगा। करप्शन से मुल्क नहीं चला करते। यानी खुदा का शुक्र है मेरी 45 साल जदोजहद है, 72 साल उम्र है। खुदा का शुक्र है एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं। और खुदा का शुक्र है कि यानी अभी भी जदोजहद कर रहा हूँ। यहाँ से अमेरिका में इसलिए आया था कि यहाँ मेरी किताब छपी पीस जर्नी जूलियस सालक डेयरिंग डस्ट ऑफ पाकिस्तान, अमेज़न पर है। हम यहाँ पर यानी पीस जर्नी टीवी जो है वो वाशिंगटन से शुरू किया, 2 साल हो गए हैं। मैं इसके साथ ही ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। और हमारे हमारे यानी यानी एक इस शेर को सुन लो, आए सरकश लमो पहचान लो, वरासत है सलीबे, वरासत है जिनकी। इसके साथ ही मैं यानी उन हुक्मरानों को ये बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत हमारे हकूक नहीं छीन सकती। मैं क्योंकि इसलिए मैं समझता हूं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आमीन।